नमस्कार, मी शहानवाज शेख. लोकप्रधान न्यूज चॅनलच्या थेट भेट या कार्यक्रमामध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. जसं की आपल्याला माहितच आहे, कोरोना या विषाणूचा प्रादुर्भाव भारतात होऊ लागल्याने संपूर्ण भारतभर संचारबंदी घालण्यात आली. अशातच गोरगरीब कामगार कष्टकरी वर्गाच्या अतोनात हाल होतानाच पाहून विविध सामाजिक संघटना, पक्ष, काही दानशूर व्यक्तींनी त्या गोरगरीब लोकांना मदतही केली. अशातलेच आज AIMIM पक्षाचे जिल्हा व शहर अध्यक्ष हाजी फारुख शाब्दी हे आपल्या या कार्यक्रमामध्ये आलेले आहेत. मी प्रथमतः त्यांचं स्वागत करतो सर. आज लोकप्रधान न्यूज चॅनलच्या या थेट भेट कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विविध प्रश्न फारुख शाब्दी यांना विचारणा करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी मी विनंती करतो जमीर सरांना की आपण सुरुवात करावी. जय हिंद. आज आपण फारुख शाब्दी यांना वेगवेगळ्या प्रश्नांचा भडीमार करणार आहोत. सोलापुरातील जनतेच्या मनामध्ये ज्या काही प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची उत्तरे फारुख शाब्दी यांच्याकडून मिळावे अशी अपेक्षा जनतेची असल्याने जनतेच्या मनातील प्रश्न आज आम्ही काही काढलेले आहेत. तर सर्वप्रथम माझा पहिला प्रश्न असा आहे की मागं 90 दिवसांचा लॉकडाऊन असताना सुद्धा पुन्हा एकदा 10 दिवसांचा लॉकडाऊन सुरू करण्याचे प्रशासनाचे आदेश योग्य आहे का अयोग्य आहे? सबसे पहले लोकप्रधान न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर अपना ये रैपिड फायर सेशन जो चला रहे हैं मेरे साथ, तो पूरी टीम को मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका. और उसके बाद जो हमारे ज़मीर भाई का सवाल है कि जो लॉकडाउन होने वाला है उसके बारे में मेरा क्या कहना है, तो मैं आपके ही चैनल वालों को नहीं, सारे न्यूज़ चैनल वालों को ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये सवाल आप किसी नेता, पुढारी, लोक प्रतिनिधि या कोई भी ऐसे आदमी से ना करते हुए ये लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, ये सवाल आप एक आम नागरिक से करें, एक गरीब आदमी से करें, जो ऑटो रिक्शा चलाता है, जो बीड़ी कामगार लोग हैं, ऐसे लोगों से ये सवाल करें. मैं समझता हूँ इसका सही उत्तर आपको उन लोगों से मिलेगा, ना कि कोई पॉलिटिकल आदमी से आपको इसका सवाल मिलेगा, जवाब मिलेगा. तो फिर भी मेरा मानना ये है कि लॉकडाउन ये जो है, ये कोरोना वायरस अगर लॉकडाउन से जाना होता है इसको, तो हमने जैसे ये मार्च महीने से लेके अब तक जो ये कड़क लॉकडाउन किए थे, तो इसी दौरान ये कोरोना वायरस खत्म हो जाता. लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, जब कि 500 केसेस थे पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में, तब हमने लॉकडाउन किए, और जब 5 लाख हो गए तब हमने लॉकडाउन को उठा दिए. तो लॉकडाउन इसका सही इलाज नहीं है. लॉकडाउन हम एक एहतियातन प्रिकॉशनरी मेजर है, प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग इसको करते हैं. मेरा मानना ये है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तो ये इसका पूरा सफाया कोरोना का नहीं हो सकता है. फिर भी अगर महाराष्ट्र शासन ने और हमारे लोकल सोलापुर जिला कलेक्टर साहब ने, महानगर पालिका ने ये डिसीजन लिया है, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा और एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर इस लॉकडाउन को इम्पोज किए हैं. तो मैं नहीं चाहते हुए भी मैं इसका स्वागत करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि सोलापुर वाले भी इसको स्वीकार करेंगे. MIM पक्षाचा लॉकडाऊनला पाठिंबा आहे का? देखिए, अब ये लॉकडाउन तो इम्पोज हो चुका है. अब पाठिंबा रहना नहीं रहना ये एक अलग चीज है. अब ये हमारे प्रशासन की तरफ से हम पर लागू कर दिया गया है, तो अगर हमारा पाठिंबा नहीं भी होता तो हमको इसको फॉलो करना है. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन करने से पहले अगर हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारी जो सोलापुर जिला बॉडी है, जो भी है, वो लोग अगर हमारे गोर गरीब की जो परेशानी है, वो अड़चन है, जैसे आज आंकड़े आते हैं कि दर रोज सोलापुर शहर में, ग्रामीण भाग में इतने इतने लोगों को कोरोना हुआ, वैसे ही अगर आंकड़े कितने लोग गरीबी से परेशान हैं, कितने लोग को बेरोजगारी हुई, वैसे आंकड़े कोरोना की वजह से कितने लोगों के साथ हुआ ये भी आने चाहिए थी. और प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन जाहिर करने से पहले उनको क्या मदद है वो घोषित करते, तो मैं समझता हूँ खुशी खुशी इस लॉकडाउन को स्वीकार करते. और अगर सरकार हमारे गरीब जनता का साथ देने के लिए तैयार है, इनको घर पहुंच राशन, इनको घर पहुंच पगार देने के लिए तैयार है, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि लॉकडाउन को जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है तब तक इसको फिर से ना उठाया जाए.
तो सबसे पहला मुद्दा मेरा यही है कि गरीब लोगों की फिक्र की जाए। इसके साथ साथ जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब सिर्फ गरीब लोग पीड़ित थे। आज लॉकडाउन इतना लंबा खिंच चुका है तो आज मैं ये बोलता हूँ कि जो भी व्यापारी तबका था, जो पैसे वाले लोग थे, आज उनको भी असर दिखना चालू हो गया है। आज वो लोग भी परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ गरीब लोग परेशान हैं, अभी हर समाज का हर एक तबका इस कोरोना वायरस की वजह से परेशान है। तो मैं प्रशासन से इसी अपील करता हूं कि लॉकडाउन तो ठीक है, इसका पालन करेगी जनता, लेकिन साथ साथ आपकी तरफ से भी कुछ स्पेशल पैकेजेस जाहीर होने चाहिए। तर सर, माझा पण प्रश्न आहे, त्या 3 महिन्याच्या लॉकडाऊनमध्ये शासनाने सामान्य नागरिकांचे लाईट बिल माफ करावे, तर याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? ये तो हमारी मांग ही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ये मांग है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और आगे और कितना चलने वाला है और हालात कब ठीक होने वाले वो किसी को पता नहीं है। तो हमारे जो पार्टी सुप्रीमो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी लीडरशिप में हमारे जो खासदार है औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब, उन लोगों ने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम लोगों ने ये मांग रखी है महाराष्ट्र शासन से कि ये जो भी इस पीरियड का जो वीज बिल है, बत्ती का बिल है, वो माफ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ MIM पहली ऐसी पार्टी है जिसने ये आवाज़ उठाई है। पॉलिटिकल पार्टी, काफ़ी सारे दूसरे सामाजिक संस्थान ने भी ये आवाज़ उठाई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये पहली ऐसी है जिसने बत्ती का बिल माफ़ करने की मांग की है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हमारी ये मांग को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सोचेगी इसके बारे में, उसके अमल करेगी। सर, एक सवाल ऐसा था कि जो बजाज फाइनेंस है जी और जो बचत गट है जी, ये लोग अवाम को सता रहे हैं, तो MIM पार्टी ने इसके ताल्लुक से कौन से कदम उठाए हैं? MIM पार्टी ने हमारे लेवल से हम लोगों ने जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन भी दिए थे कि बचत गट का और जो नॉट ओनली बजाज फाइनेंस, जो भी फाइनेंस है, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहता, तो जो भी फाइनेंस कंपनीज है जो अगर लोगों को सता रहे हैं, देखिए अभी हालात ऐसी है, दिस इज कॉल्ड अ पेंडेमिक। ये एक मतलब वर्ल्ड वाइड ऐसा हो रहा है कि किसी ने सोचा नहीं था। तो इस दौर में किसी के पास काम नहीं है, किसी की उत्पन्न नहीं है, जो भी है, तो उस वजह से उनके जो भी हफ्ते हैं वो लोग नहीं चुका रहे हैं। तो ऐसे जहाँ तक मुझे पता है कि जिलाधिकारी साहब से भी शायद कोई राहत की न्यूज़ आई थी कि कोई उनको परेशान नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी अगर कोई फाइनेंस वाले या बचत गट वाले उनके खातेदारों को या लोन जिन्होंने लिए उनको परेशान कर रहे हैं, तो मेरी ये उनसे वो अपील है, विनती है कि वो लोग पुलिस के पास जाकर अपनी तकरार वो कराए। बाकी MIM ने इस मुद्दे के लिए ऐसा कोई रोड पे उतरो या ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया है। अगर लेकिन ये अति होगा, ये लॉकडाउन और बढ़ेगा और ज़्यादा परेशान करेंगे लोगों को अगर फाइनेंस वाले, तो MIM चुप नहीं रहेगी। MIM भी इसमें उतर कर हम लोग भी कुछ ना कुछ इसका हमारा उसको करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सर, मेरा अगला सवाल आहे, शहरमध्येच्या विधानसभेची MIM पक्षाकडून तिकीट मिळवण्यापासून ते MIM पक्षाकडून विधानसभेची निवडणूक लढवण्यापर्यंत फारुख शाब्दी हे सोलापूर शहरात तळ ठोकून होते। विधानसभा निवडणुकीच्या काळात फारुख शाब्दी हे प्रत्येक कार्यकर्ता नागरिकांना भेटायचे, मात्र पराभूत झाल्यापासून फारुख शाब्दी हे सोलापुरातून त्यांचा संपर्क कमी झाला आहे का? ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ मैं एक वाहिद उम्मीदवार ऐसा था जो मतदान 6 बजे खत्म हुआ जिस दिन, उस दिन 6 बजे के बाद से मैं रोजा था। उस दिन मैं रोजा छोड़ के फिर पब्लिक के बीच में गया। उसी दिन रिजल्ट भी नहीं आया था, उसी दिन से मैं वापस पब्लिक को शुक्रिया अदा करने गया। रिजल्ट आया, मैं हारा, मैं 2 नंबर पे आया। मैं रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हुआ सिर्फ उस दिन घर पर था। उसके दूसरे दिन से मैं फिर पब्लिक में गया। जो लोग आप पूछ सकते हैं सोलापुर शहर में जिन्होंने मुझे मतदान किए या नहीं किए, मैं सबका शुक्रिया अदा करने के लिए गया। ये तो रही बात मतदान के टाइम की, और मतदान के टाइम तो हर नेता पुडारी जो भी हो, जो आज नहीं भी दिख रहे और जो कभी नहीं दिखते वो भी फील्ड में रहते हैं, तो मैं भी था। इलेक्शन के बाद आज इलेक्शन को 8 महीने हो चुके। ये 8 महीने में 4 महीने का अरसा लॉकडाउन में ही चला गया, कोरोना वायरस में ही चला गया। लेकिन इस दौर में भी आप देखेंगे इलेक्शन के बाद भी मैं बराबर पब्लिक के संपर्क में था और सबके जो भी मसले मसाइल थे उसको छुड़ाने की कोशिश किया। और उसके बाद भी जब एक कोरोना काल आया है तो आपके चैनल में भी मेरी काफ़ी सारी न्यूज़ आई होंगी मेरे ख्याल से। जो भी MIM पक्ष ने
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में उनके आदेशों पे जो भी हमने काम किए वो लोगों को मालूम है। अब जिन लोगों को मैं दिखता ही नहीं, उनके सामने भी जाके खड़ा हो जाऊंगा तो मैं शायद कभी दिखूंगा नहीं, तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है। जो लोग वाकई में फील्ड पे नहीं है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, जो लोग को मैं नहीं दिख रहा हूँ, कि एक बार उनसे भी जाके ये सवाल करें कि वो नेता पुडारी जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो ये सवाल उनके लिए बनता है। अगर मैं नहीं घूमता, मैं लोगों में नहीं रहता, मैं काम नहीं करता, तो ये आपके भाई के ऊपर केस दर्ज नहीं होता। तो मेरे ऊपर एक केस भी हुआ है लॉकडाउन में, तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, उसमें मुझे सर माझा त्याच अनुषंगाने एक प्रश्न आहे. सिव्हिल हॉस्पिटल येथे आपण कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णावर आपण फुलांचा वर्षाव केला होता. त्याच पद्धतीने विविध सामाजिक संघटना असू दे किंवा पक्ष असू दे, विविध ऍक्टिव्हिटी तिथं करण्यात आली होती. नेमकं तुमच्यावरच गुन्हा दाखल झालेला आहे, त्यांच्यावर का बरं झालं नाही, याबाबत तुमचं मत काय? अब सिर्फ फारूक शाब्दी में ही गुनाह हुआ है, दाखल हुआ है, जो भी है, अब मेरे हिसाब से ये एक प्रशासनिक वो है, क्वेश्चन है। पुलिस डिपार्टमेंट को शायद ऐसा लगा होगा कि मैंने कुछ उल्लंघन किया, लेकिन मैंने कल भी एक न्यूज चैनल पे बताया कि फारूक शाब्दी हो या फारूक शाब्दी से जुड़े हुए लोग हो या फारूक एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए लोग हो, मैं हमेशा से यही बताते आता हूँ, बोलता हूँ कि भाई हमारी तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट हो या आम पब्लिक हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन में कमी है, शायद इसकी वजह से या किसी का प्रेशर हो, पता नहीं। स्पेशल फारूक शाब्दी स्पेशल है, इसके लिए शायद फारूक सर शाब्दी यामध्ये कुठं तर राजकारण आलं का असं तुम्हाला वाटतंय का? म्हणजे नहीं, राजकारण तो मुझे नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ गलत फहमी है, जिसकी वजह से मुझ पर केस बुक हुआ है। तो मुझे वो कुछ नहीं है, मुझे आज भी हिंदुस्तान के, भारत के लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा विश्वास है। अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझे कोई सजा नहीं होगी। केस होते रहते हैं, चलते रहता है। मुझे खुशी है कि मुझे एक रिकग्निशन मिला, मुझे एक सर्टिफिकेट है एक किस्म से कि भाई मैं लोगों का काम करने के लिए गया, तो शायद मुझे ये मिला है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा और इसके पीछे किसी का हाथ है, समझ नहीं समझता। माझा एक अजून एक प्रश्न आहे. लॉकडाऊन काळामध्ये लोकांसाठी एमआयएम पक्षाकडून कोणकोणते उपक्रम राबवण्यात आले? लॉकडाउन के समय एमआईएम की तरफ से, ये बोलना गलत है, सिर्फ एमआईएम ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने जो देखा, मेरी जो स्टडी है स्पेशली इन सोलापुर सिटी, दूसरा पक्ष मुझे कुछ दिखा नहीं। कोई भी जो प्रोग्राम्स हो, वो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी की तरफ से ही हुआ है। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं एमआईएम का हिस्सा हूँ और मेरे साथ एमआईएम की ऐसी अच्छी टीम जुड़ी हुई है, जिसके सपोर्ट से हम लोगों ने लॉकडाउन के काल में जो भी है, सबसे पहले पीपीई किट उपलब्ध कराने वाला अगर कोई था तो वो एमआईएम पार्टी थी सोलापुर शहर। फ्री मास्क वाटप हमने चालू किए, सैनिटाइजर्स वाटप हमने चालू किए। और मुझे बताने अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस हाथ मालूम नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या पॉलिटिकल काम है तो बताना भी पड़ता है। आप जैसे सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा अगर अनाज वाटप हुआ है तो वो एमआईएम पार्टी की तरफ से, नॉट ओनली इन सोलापुर, और वो सिर्फ फारूक शाब्दी के मतदार संघ में नहीं, पूरे सोलापुर शहर के साथ ग्रामीण भाग में भी, वो मोहोड़ में भी गया है, पंढरपुर में भी गया है, अक्कलकोट में तो बहुत ही गया है। तो हम लोगों ने वोट को या इलेक्शन को या वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए काम नहीं की। एक इंसानियत को हमारा फर्ज समझते हुए हम लोग लोगों के काम आ सके, इसको ध्यान में रखते हुए एमआईएम पार्टी से जितना हो सका हम लोगों ने उतना करने की कोशिश की। सोलापुरात विकासाच्या संदर्भात तुमच्याकडे भक्कम असं कुठलं विजन आहे का? आपण बघितलं असेल की अनेक नेता आले, अनेक आमदार आले, खासदार झाले, निवडून येण्यापूर्वी एक धुंपकबाजी करायची आणि निवडून आल्यानंतर 5 वर्ष लोकांना तोंडच दाखवायचे नाही, असे सुद्धा प्रकार आपल्या सोलापुरात घडलेले आहे. तर या संदर्भात एमआयएम पक्षाकडे किंवा फारूक शाब्दी यांच्याकडे शहरात विकास व्हावा किंवा शहरात विकास कशा पद्धतीने करता व्हावा, या संदर्भात काही विजन आहे का तयार आपल्याला? देखिए, मेरा जो विजन है, उस विजन को मैं अभी ये कोरोना से जोड़ के आपको बताना चाहूंगा। सोलापुर पूरे भारत में 3 नंबर पे आता है डेथ रेशियो के मामले में। सोलापुर में 10% के आसपास डेथ रेशियो है, जो नंबर ऑफ केसेस है। उसकी वजह मैंने काफी जानकारों के साथ बैठ के उसकी वजह निकालने की कोशिश किया। तो उसका रीजन यह है कि सोलापुर में कोमोर्बिड पेशेंट्स बहुत है, जो पहले से बीमार है,
जिनको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी वगैरह वगैरह की बीमारियां हैं। तो इनकी ये हालत कैसे हुई है हमको ये विचार करना है। इनकी हालत हुई है, ये लोग जो बीड़ी कामगार हैं, जो बीड़ी कारखानों में काम करते हैं, वो टोबैको के साथ उनको रहना पड़ता है। जो लूम्स में काम करते हैं, वहाँ पर लूम्स में धागे वगैरह उड़ते रहते, जो उनके लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो बिलो पॉवर्टी का मामला है सोलापुर में, जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं लोग और मजबूर हो रहे हैं कि अपनी जान के साथ खिलवाड़ करके काम करके अपना घर चलाने के, तो इससे ये साबित होता है कि सोलापुर में एम्प्लॉयमेंट की कमी है। अगर एम्प्लॉयमेंट होता, अगर काम होता लोगों के पास, तो लोग अपनी जान का जोखिम लेके वो काम नहीं करते। तो विजन में मेरे एम्प्लॉयमेंट है। और सबसे बड़ी चीज, अगर एम्प्लॉयमेंट ठीक से हो गया तो कोमोर्बिड पेशेंट्स की कमी हो जाएगी। ये बेचारे, इनको पता होता है कि इनके बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से ये लोग जाके अपना टेस्ट नहीं करवा सकते, जो कि उनकी बीमारी चलते चलते काफी बड़ी हो जाती है। देन एट लास्ट स्टेज दे कम टू नो कि उनको डायबिटीज था या हार्ट था, व्हाटएवर जो भी था। और अगर बीमारी डिटेक्ट भी होती है तो वो लोग अपना इलाज नहीं करा पाते पैसों की कमी की वजह से। तो हमारा मेन फोकस, जो सोलापुर शहर आज जाना जा रहा है, किसी ने तो एक न्यूज चैनल ने ये बोला था कि सोलापुर जाना ही जाता है बेकारी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से। तो ये टैग, ये हम कब तक लेके जिएंगे? हमको भी अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, हमारे सोलापुर के नागरिकों को अच्छे से जीने का अधिकार है। तो और किसी ने तो ये भी कहा था कि सोलापुर इज नॉट अ सिटी, इट्स अ बिग विलेज। तो सिटी है तो सिटी के तौर पे लाने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है अभी भी। तो सबसे बड़े मुद्दे एम्प्लॉयमेंट है और लिटरेसी है, एंड देन वो आज जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से मेडिकल इश्यूज पे भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। सोलापुरात अनेक आमदार होऊन गेले, बेरोजगारी या विषयावर अनेकांनी हात घातले, परंतु निवडणुका झाल्यानंतर बेरोजगार राहिले। या विषयावर आपले काय प्रतिक्रिया है? सबसे पहला तो मैं दोष यहाँ की सोलापुर की जनता को ही दूंगा। फिर आप जैसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे आमदार आ गए, जीत गए, उसके बाद भी वो लोग शक्ल नहीं दिखाए और मुद्दा वैसे के वैसे ही है, फिर भी आप लोग बार बार उनको ही चुन के देंगे तो मुद्दा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हमारी तरक्की हमारे हाथ में है। अगर हमको हमारा भविष्य सुधारना है तो हमको बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव करना है तो फिर बदलाव देखना है तो बदलाव करना जरूरी है। कीप चेंजिंग। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको बदल सके। वो बदल के देखिए, सोलापुर भी बदलेगा और आपका जीवन भी बदलेगा। आता माझा पुढचा प्रश्न आहे याच कोविडच्या संदर्भात। सोलापुरातील हॉस्पिटलमध्ये गरिबांसाठी चांगले उपचार मिळत नाही आणि आपल्या पक्षाकडून सुद्धा आणि आपल्या पक्षाच्या नेत्याकडून सुद्धा सोलापुरात एक भला मोठा हॉस्पिटल आम्ही उभं करणार अशी घोषणा 2014 सालीच करण्यात आली होती, पण 6 वर्षाचा कालावधी झाला, अद्यापर्यंत हॉस्पिटल तर सोडा, हॉस्पिटलचं बेड सुद्धा दिसलं नाही। या संदर्भात आपली काय प्रतिक्रिया? एमएम पक्ष की तरफ से 2014 के टाइम पर मेरे ख्याल से आप लोग अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कुछ बात करें, शायद, है ना, वही है मुद्दा। अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट। मैं कुछ ऐसा मसला था, मैंने स्टडी किया हूँ कि कुछ जगह उनको उपलब्ध करा के देने की बात थी, और जगह अगर उपलब्ध करा के देते हैं तो हैदराबाद में जो ओवैसी ट्रस्ट की तरफ से हॉस्पिटल चलते हैं उनकी मदद से यहाँ पर भी हॉस्पिटल सेटअप होगा। तो तब तो मेरे हाथों में नहीं था। अब फारूक शाब्दी MIM के साथ जुड़ा है, और मेरी कल भी मैंने बताया था कि मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब से इस विषय में बात हुई है। तो इंशाल्लाह वेरी सून आपको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन मैं परफॉर्म करके बताने में बिलीव करता हूँ, तो कुछ होगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं पहले ढिंडोरा नहीं पीटता। तो 2014 में भी हो जाता, लेकिन शायद कुछ जगह उपलब्ध नहीं हुई थी, जगह नहीं मिल पाई थी, उस वजह से नहीं हुआ है। लेकिन अगर MIM पार्टी ने ये बोली है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं कमिटमेंट नहीं करता, मैं वादे नहीं करना चाहता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सोलापुर शहर में एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी, जो भी एक ठीक ठाक हॉस्पिटल लोगों के लिए कम दरों वाला हम लोग लेके आ सके। बट आई एम नॉट, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, जब शुरुआत में
कोरोना बाधित पेशेंट मिले तब गलियों में मोहल्लों में सैनिटाइजर किया जा रहा था। बाद में जब पेशेंट बढ़ने लगे तब सैनिटाइजर करना बंद हुआ। तो क्या ये महानगर पालिका की गलती है? शुरुआत में कैसा था, भय बहुत था। कोरोना शुरुआत में ऐसा था 2, 5, 10 पेशेंट भी मिल जाते तो एक मतलब पूरा एरिया में एक माहौल भय का हो जाता था कि अरे बाप रे 10 पेशेंट पूरी सिटी में मिल गए। आज रोज 100-150 मिल रहे तो पब्लिक भी थोड़ी सी यूज टू हो गई है, पब्लिक में उतना खौफ बचा नहीं है। लेकिन ये गलत है। कोरोना आज 10 से शुरुआत हुई, रोज के केसेस से आज 100 पे आ गया है, कल कहाँ 1000 पे चले जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। रही बात ये सैनिटाइजेशन की, तो उस टाइम पे लोगों में एक वो था, मतलब कैसे मैं बताऊं आपको कि लोग खुद चाह रहे थे कि हमारा एरिया सिक्योर हो, ये तो वो लोग खुद प्रशासन के पीछे बढ़ते या जैसे भी उन लोग जबरदस्ती करके लेके आते। अब लोगों में ही ये कम हो गया है। जब डर कम हो गया तो उनकी तरफ से ये मांग भी कम हो गई। पहले जैसा लोग जाके कॉर्पोरेशन में जिद करके लेके आते थे, मेरे ख्याल से अब शायद वो कम हो गया है। फिर भी अगर ये नहीं हो रहा है तो ये गलत बात है। मैं आपके माध्यम से महानगर पालिका से अपील करना चाहूंगा और मेरी पार्टी के और तमाम जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं दूसरी भी पार्टी के, उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि अपने अपने वार्ड्स में बराबर से फिर से सैनिटाइजेशन कराएं। बिकॉज आने वाले 10 दिन हमारे लिए बहुत अहम है। अगर हमको इस कोरोना को कंट्रोल में लाना है तो ये लॉकडाउन पीरियड में लोग भी बाहर नहीं होंगे, सड़कें खाली होगी, तो इस टाइम पे हम लोग अच्छे से सैनिटाइज करवा सकते हैं हमारे पूरे मोहल्लों को। तो मैं आज ही शाम को अभी हमारे कॉर्पोरेटर साहब जो भी है मैं उनको बोलता हूँ ताकि वो अपने अपने वार्ड्स में सॅनिटायझेशन का काम चालू कर सके। सर, माझा एक प्रश्न असा होता, अक्कलकोट तालुक्यातून तुम्ही पूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून विधानसभा लढवली होती व त्यानंतर आपण मतदारसंघ बदलत, पक्षही बदलला व एमआयएमचा झेंडा हाती घेऊन सोलापुरात निवडणूक लढवण्याचा हेतू काय? देखो, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से मैं 2014 में लड़ा। इलेक्शन के टाइम पे ही ये सवाल आया था मेरे पास और अब एमआईएम का झंडा मैंने हाथ में लिया हूँ। और हेतु, मेरा हेतु तो सबको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है। फारूक शाब्दी सिर्फ काम करना चाहता है लोगों की खातिर। और रही बात लीडरों की, फारूक शाब्दी ऐसे लीडर को पसंद करता है जो बिंदास हो, जो बेबाक हो। वैसे ही मुझे राज ठाकरे साहब में वो दिखाई दिया था, मैंने उनका साथ दिया था। बदकिस्मती से मुझे वहाँ पर वो कामयाबी नहीं मिली। मुझे वो सेम चीज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब में दिखती है। वो भी जो बेबाकी से समाज का और पिछड़ों का वो आवाज़ उठाते हैं, तो मुझे लगा ये लीडर अच्छे हैं, तो मैंने फिर उनका साथ दिया। रही बात कॉन्स्टिट्यूंसी की, अक्कलकोट हो, सोलापुर हो, ये तो बस सब नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यहाँ पर भी हमारा काम चलता है। तो मुझे एक स्कोप अच्छा लगा यहाँ पर कि भाई यहाँ से बेटर चांसेस है अपनी सीट निकालने का, तो मैंने यहाँ से लड़ा। अब यही सवाल मैं शाहनवाज में आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा राहुल गांधी से भी पूछ ले कि वो वायनाड क्यों गए थे छोड़ के। ऐसा नहीं है, ठीक है, आई एम एलिजिबल टू कंटेस्ट फ्रॉम एनीवेयर। तो मैंने वही जो कानून है उसका पालन करते हुए मैं यहाँ से लड़ा हूँ। आशा करता हूँ कि अगली बार इलेक्शन हो तो मैं यहाँ से जीत सकूँ। सर, माझा अजून एक प्रश्न असा होता की एमआयएमचा पूर्वी झेंडा जे तौफिक शेख यांच्या हातात होतं व त्यानंतर आपल्या हातात आलं व त्यानंतर एमआयएम पक्षामध्ये उभी फूट पडली अशी एकंदरीत नागरिकांमध्ये चर्चा आहे। त्याबद्दल आपले मत काय की कार्यकर्ते विखुरले गेले किंवा त्यांना जोडण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करणार? देखिए, ये क्या पॉलिटिकल पार्टी है, फूट घरों में हो जाती है, तो ये तो बहुत दूर की बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब जैसे कि एग्जांपल आप लेंगे कि सोलापुर शहर का ही जब खासदार इलेक्शन हुआ तो बनसोड़े साहब सिटिंग एमपी थे, उनकी टिकट काट के महाराज को दे दी गई। तो उनके गढ़ के लोग नाराज होंगे, महाराज के गढ़ के लोग खुश हुए रहेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको इतना बोलना चाहूंगा कि एमआईएम में अल्हम्दुलिल्लाह गठबाजी नहीं है, फूट फाट थोड़ी बहुत चलती है, नाराजगी रहती है, वो स्लोली दूर हो जाएगी। और मेरा हर मुमकिन प्रयास ये है कि जो भी रूसे हुए हैं, जो रूठे हुए हैं, मेरे भाई है, मेरी बहन है, बड़े हैं तो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर वो दरवाजे खुले रखते हैं तो मैं उनके पास भी जाने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे हम सारे लोग एज अ टीम आके, एमआईएम की बात कर रहा हूँ, आपको सब लोग एक साथ इकट्ठा इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। सोलापुरात पाणी, रस्ते, वीज आजही चांगले नाही आहेत आणि आपण मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्याला किंवा सोलापूर शहराला एक मोठे खेडे म्हणून म्हटलं जात आहे। पण इथून निवडून जाणारे प्रत्येक व्यक्ती सोलापूर शहर, सोलापूर जिल्हा असं नाव लावून जे ना इतर
बाहेरच्या जिल्ह्यामध्ये जात असताना काम करत असताना सोलापूरच्या या गरजा का पूर्ण झाल्या नाही? जे रस्ते असतील चांगले, वीजचा प्रश्न असेल, पाण्याचा प्रश्न असेल. आता तुम्ही बघत असाल की उजनी धरण 100% भरत आहे, तरी सुद्धा सोलापूरकरांची तहान भागवली जात नाही. आज सुद्धा शहरात 4 दिवस 5 दिवस, काही ठिकाणी 8 दिवस आहे. आता तुमच्या अक्कलकोट सारख्या ह्याच्यामध्ये तर जवळपास 30-30 दिवसाला पाणी येतो. तर याला जबाबदार कोण आहे? वो आपके सवाल में आपका जवाब होता है. इसका जवाबदार वही है जिनको आप चुन के देते हैं, जिनके पास ये पावर्स है, ये काम कर सके, और जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का या शहर का नाम लेके दूसरे बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं, तो यही जवाबदार है. और इसके साथ साथ अगर ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसकी कमी मैं समझता हूँ, एक तो विल में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, और अगर इच्छा शक्ति है तो प्लानिंग में कमी है. वो प्लानिंग की उस पर नहीं होता है. कभी यहाँ पे आमदार एक XYZ पार्टी का होता है तो सत्ता कोई दूसरी पार्टी की होती है. वैसे ही कॉर्पोरेशन का भी मामला है. तो ये सब कैसा है, मतलब एक दूसरे पे डालने का गेम चल रहा है, जिसकी वजह से सोलापुर शहर का विकास नहीं हो सका है और सोलापुर की जनता को इसका नुकसान हुआ. सोलापूर शहराच्या अधोगतीला तुम्ही सुशील कुमार शिंदेना जबाबदार धरताय का प्रणिती शिंदेना? नहीं, मैं ना सुशील कुमार शिंदे साहब को जवाबदार ठहराता हूँ, ना प्रणीति शिंदे ताई को जवाबदार ठहराता हूँ, क्योंकि ये दो नेता ही नहीं है सोलापुर शहर में. काफी और भी दूसरे नेता हैं, भाजपा के भी आमदार हैं. और फिर ऐसा नहीं है कि अगर ये आमदार ने ही काम नहीं किए तो नहीं हो सकता. यहाँ सोलापुर शहर में मेरी नज़र में इतने नेता, इतने पुढारी है, इतने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपना काम कैसे भी करवाना जानते हैं. तो अगर काम करवाना था तो वो लोग, अगर लोकल यहाँ काम नहीं हो रहा है तो ऊपर से भी काम करा सकते हैं. तो इसमें कोई जिम्मेदार सब है, मैं बोलूँगा कोई इंडिविजुअल जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ मैं. इसमें सब ये सब मिला जुला खेल है, सभी जिम्मेदार हैं. सुशील कुमार शिंदे साहेब सोलापुरातून निवडून गेले, मुख्यमंत्री होते, केंद्रात सुद्धा 2-3 वेळा मंत्री होते. तर महत्वाच्या सर्व पदावरती असताना का अशा, त्यासाठी मी तुम्हाला, शिंदे साहब एक बहुत बड़ा नाम है. शिंदे साहब का ओहदा बहुत बड़ा था. उन्होंने जो भी किए सोलापुर के लिए, जो भी किए, लेकिन एज अ सोलापुरकर लोगों की उम्मीदें उससे कई ज्यादा थी. तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोशिश किए होंगे, जो भी आज हुआ है उन्होंने जो किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है. बिकॉज आज हम जब बात करते हैं जनरली तो बारामती का जिक्र निकलता है. सोलापुर से शिंदे साहब और बारामती से पवार साहब, दोनों का कद एक ही है, दोनों एक लेवल के ही नेता है. तो जब पवार साहब का नाम निकलता है तो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बारामती ऐसा है, इतना स्वच्छ है या इसकी सहूलत है. पहले सोलापुर का नाम निकलता है तो उतना हम वो कम्पीट नहीं कर सकते. तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमी रह गई. अनेक ठिकाणी असं होत आहे की जनता निवडून दिल्यानंतर नेता मोठे होतात, पण जनता आहे त्याच परिस्थितीत असते. तर तशीच परिस्थिती सोलापुरात सुद्धा झाली आहे का? अब जो हालात है सोलापुर के, उसको देखते हुए तो मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता कि सोलापुर की जनता जैसे कि तैसे ही है, जहाँ थी वैसी है. सोलापुर की जनता को जो बेसिक कम्युनिटीज भी अगर आज नहीं है हमको, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है. और बहुत कुछ किया जा सकता था. तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि अभी भी जो लोग बैठे हुए हैं उनसे विनती करता हूँ कि प्लीज हमारे सोलापुर के लिए सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ बेहतर कीजिए. सोलापूर शहर व जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. एकीकडे जिल्हाधिकारी असतील, महापालिका आयुक्त असतील किंवा पोलीस प्रशासन किंवा आपला आरोग्य विभाग असेल, हे सर्वजण दिवस रात्र मेहनत घेऊन कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण तरी पण सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील कोरोना संसर्ग आटोक्यात येत नाही. याला जबाबदार हे अधिकारी आहेत की सामान्य जनता? देखिए, ये जो अधिकारी अब होते हैं, जो भी आज जिलाधिकारी साहब बोलो, म्यूनसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, ये सब लोग वेरी हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं. ये लोग अच्छी नॉलेज वाले लोग हैं. कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके जुरिस्डिक्शन में या वो जहाँ पर जिलाधिकारी है वहाँ पर लोगों की मौतें हो, वहाँ पर जो भी बीमारी बढ़े. ये हम पब्लिक को ही खुद समझना है. सब पूरा प्रशासन मेरे हिसाब से
पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल में लाने के लिए। ये सिर्फ सोलापुर का ही मामला नहीं है। अगर सिर्फ सोलापुर का होता तो मैं हाँ दोष देता जिलाधिकारी साहब को, मैं कलेक्टर साहब को और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को दोष देता कि भाई सिर्फ हमारे सोलापुर में क्यों। ये इसने आज पूरी दुनिया में अपना जाल फैला चुका है। तो हर कोई अपनी बनती कोशिश कर रहा है। अगर इसको सही मायनों में अगर हमको कंट्रोल करना है तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस, सिविक सेंस जिसको बोलते हैं, वो हमारे अंदर जागरूक होना बहुत जरूरी है। पब्लिक खुद से सोचे कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क का वापर करें, अगर हम गर्दी में हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर हमको थोड़े भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम खुद से जाकर चेकअप करें। तो ऐसा जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रशासन हो या जो भी हो वो इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन कोशिश पूरी चल रही है, ऐसी उम्मीद और आशा हम कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए। नहीं, पिछली बार सोलापुर शहर ने 3-3.5 महीने का लॉकडाउन का एक्सपीरियंस लिया है। तभी भी कोरोना पेशेंट बढ़ रहे थे और फिर से कोरोना की तादाद कम करने के लिए प्रशासन फिर से 10 दिन का लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। तो ये कोरोना का संसर्ग कम करने के लिए लॉकडाउन पर्याय है क्या? मैंने पहले ही बोला कि लॉकडाउन कम हो नहीं हो ये एक अलग चीज है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोरोना कम होना होता तो अब तक ये खत्म हो चुका था। इसको प्रिकॉशनरी मेजर, एक एहतियातन तौर पे, ये उसको मराठी में क्या बोलेंगे प्रिकॉशन को, वो एक स्टेप है। तो इसको भले अगर कम ना हो, ये 10 दिन के लॉकडाउन से अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते भी नहीं है तो ये भी हमारी जीत है। तो इसको हमको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि शायद कम नहीं कर सके लॉकडाउन से, तो कम से कम हम बढ़ा तो नहीं सकते, तो बढ़ने से कम होने के लिए स्टेप लिया गया है, तो इसका पालन करना चाहिए। सर, जसं एमआयएम पक्षाचा झेंडा आपण हाती घेतलो तसं फक्त एकच नगरसेवक गाजे गिरदार हे आपल्यासोबत दिसत आहे, इतर नगरसेवक का बरं येत नाही याचं कारण काय नेमकं? नाराज आहेत अशी एकंदरीत चर्चा आहे वगैरे। ये अभी वो हमारी पक्ष के अंतर्गत बातें हैं कुछ जो मैं आपके न्यूज चैनल पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। गाजी जागीरदार मेरे साथ है और काफी सारे नगर सेवक है जिनसे मैं उनके घरों में जाके मिलता हूँ, जो मुझे चाय की दावत पे बुलाते हैं, ये है वो है। तो ठीक है, कुछ उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ वो सब मामले हैं। मैंने बोला ना बहुत जल्द हम लोग, आप इतने उत्सुक ना हो, बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर सारे लोग आके बैठेंगे वेरी सुन इंशाल्लाह, और आपको इंटरव्यू देंगे इस चीज का। आता हा शेवटचा प्रश्न सर, सोलापुरात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढली, या संदर्भात आपण आता मुंबईत फिरताय, म्हणजे अनेक बाहेरच्या देशांमध्ये सुद्धा आपण गेला असाल, राज्यामध्ये बऱ्याच काही तुमचे मित्रमंडळी मोठे उद्योजक आहेत, या संदर्भात तुमच्याकडे अशी काही संकल्पना आहे का? हे थांबवण्यासाठी काय अशी योजना आहे का आपल्याकडे? सुचवण्यासाठी सजेशन कुणी सुचवू शकतो? देखिए, मेरा यही मानना है सिर्फ कि दिस इज, मतलब ये जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा ना, इसका कोरोना को हम वो नहीं कर सकते। बट जैसे सब लोग आज सुझाव दे रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमको जो स्टेप्स उठाने हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स, तो वो कदम उठाए, मास्क का वापर करें, सोशल डिस्टेंसिंग बस। और सोलापुर शहर में अगर हमको आगे और ऐसी कोई परेशानियों से बचना है तो ये जो सोलापुर शहर की घोर गरीब जनता है उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि ये लोग पैसों के अभाव की वजह से, पैसों की कमी की वजह से ये लोग अपनी जान को जोखिम में ना रख सकें। तो उसके लिए हम सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आके इनके लिए बेहतर जिंदगी बनाने के लिए हम लोग इनको रोजगार दें, कुछ भी कोशिश कर सकते। एक छोटा सा, अगर मैं 5 लोगों को रोजगार देता हूँ कोई भी तरीके से, और हम सब अगर ऐसा संकल्प ले लें तो 5-5, 1-1, 2-2, 10-10 करके हजारों लोगों को काम लग जाएगा और उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो हमको इनकी हेल्थ के बारे में सोचने के लिए, अब कोरोना काल में हम कुछ सोचे दैट इज यूजलेस, मैं ये बोलता हूँ। अब आगे हमको इन फ्यूचर इस ऐसी बीमारियों से, ऐसी आपत्ति से कैसे बचना है, वो हम सब मिलजुल के एक प्लान बनाए और उस पर अमल करें, तो मैं समझता हूँ कुछ काम। शेवटी आपला पक्षाच्या माध्यमातून एक प्रश्न आहे की तुमच्या पक्षाचे ज्या काही नगरसेवक आहेत त्या नगरसेवकाच्या प्रभागामध्ये आज काम होत नसल्याची अनेक तक्रारी आहेत। अनेक वेळा आमच्या चॅनलला सुद्धा किंवा इतर चॅनलला सुद्धा त्या संदर्भात बातम्या म्हणजे लावण्यात आल्या, त्याचं नुकसान भविष्यामध्ये पक्षाला होणार। या संदर्भात तुम्ही त्या 3 वर्ष झाला, या 3 वर्षांमध्ये म्हणाल तेवढं काम तुमच्या पक्षाच्या नगरसेवकाकडून झालं नाही, या संदर्भात आपलं मत काय?
अभी जैसे कि आप कोरोना काल के दौर के काम की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल काम? 3 वर्षामध्ये 17 अच्छा। पासून ते आतापर्यंत. अब जैसे कि मैं पूरे सोलापुर में घूमता हूँ और अपने वार्डों में भी घूमता हूँ जहाँ पर MIM के नगर सेवक हैं. मैं अपने नगर सेवकों को ज्यादा वो बड़ाई नहीं मारूंगा. मुझे जैसे दूसरे नगर सेवक का वार्ड दिखता है, हमारे नगर सेवक का उससे बेटर ही दिखता है मेरे. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बरी हो गए. अगर लोगों ने हमको चुन के दिए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम 100% नहीं 110% दें. लेकिन अगर कुछ काम नहीं हुए हैं और कुछ फंड्स की वजह से या जो भी है कॉर्पोरेशन के प्रॉब्लम्स की वजह से वो पेंडिंग है, तो कोरोना खत्म होने के बाद हम लोग उस पर बैठ के चर्चा करेंगे और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और लोगों की नाराजगी कैसे दूर कर सकते हैं. मैं नहीं समझता कि कोई भी नेता हो, MP, MLA, आमदार या नगर सेवक हो, वो 100% लोगों को खुश रख सकता है. कोई ना कोई नाराज होता ही है, लेकिन हमारी बनती कोशिश ये होना चाहिए लोक प्रतिनिधि होने के नाते कि हम सबको खुश रखें और उनके जो भी अड़ी अड़चन, जो भी उनके काम है उसको दूर करने की कोशिश कर सकें. सर, लोकांमध्ये एक अशी चर्चा आहे की फारुख शाब्दी हे सोलापूरकरांसाठी जे बेरोजगार आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी रोजगाराची योजना करेल किंवा काहीतरी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक मोठं कंपनी आणेल, यासाठी तुम्ही प्रयत्न करणार का? सोलापुरांच्या बेरोजगारासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणार का? 100% करना इंशाल्लाह. अभी फिलहाल तो इस काल में तो जिसके रोजगार चालू थे, जो कंपनियां चालू थी वो बंद है. लेकिन मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ, और इनडायरेक्टली बीइंग अ बिजनेसमैन, देखो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हट के बात करें, अगर मैं कुछ सेटअप करता हूँ यहाँ पर, मैं कुछ लोगों को अगर रोजगार देता हूँ तो अल्टीमेटली मैं भी पैसे कमाऊंगा उनके साथ. तो ऐसा है कि इसमें मेरा भी फायदा है. मैं किसी पे कुछ उपकार नहीं करूंगा, अगर करता हूँ तो मैं करूंगा क्योंकि ये मेरा एक फर्ज है, मेरी एक जिम्मेदारी है, ये मेरे सब जहन में है. बट इट्स टू अर्ली टू से ऑल दिस थिंग्स. अभी सब प्लानिंग चालू है, देखते हैं क्या होता है और कैसे. सर, जाता जाता लोकांना आपण काय संदेश देणार आहे ह्या कोरोनाच्या बाबतीत? बस मैं यही अपील करना चाहूँगा तमाम सोलापुर शहर के और ग्रामीण के लोगों से कि आज रात 12 बजे से 10 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है. लॉकडाउन सोलापुर शहर, सोलापुर दक्षिण, अक्कलकोट और भी ऐसे कोई शायद तालुका माहौल में यहाँ पर इम्पोज किया गया है. तो इस लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करें और घर से तो बिल्कुल नहीं निकलना है, लेकिन अगर अति आवश्यक सेवा के लिए कुछ निकलना है तो मास्क का वापर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.